तो स्वागत है आपका साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 1 में। ठीक है दोस्तों, तो आज से जो हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा जो गवर्नमेंट का जो ई लर्निंग केंद्र पे जो प्रश्न बैंक है उससे टारगेट करना। ठीक है दोस्तों, हम उसके जो है पूरे 3 अंक 4 अंक वाले प्रश्न तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे प्रश्न बचेंगे उन्हें जो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम हमारे अध्याय के रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको धीरे धीरे सभी प्रश्न बताऊंगा और समझाते चलूंगा। सबसे पहले आपका प्रश्न दोस्तों समझिएगा ध्यान से कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, 3 अंक में आने की इसकी 90% चांस है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी का मतलब दोस्तों आप सभी को पता होता है क्या होता है कि सोच कर बताना है, और ये प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसे साफ क्यों किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसका आंसर इसी की तरह सिंपल है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको जो है इसी प्रश्न में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सोचिए कि जो वायु में जलाना है, ठीक है, किसको, मैग्नीशियम रिबन को। ठीक है, तो हमें प्रश्न पूछ रहा है कि भाई मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको सोचना है कि भाई मैग्नीशियम रिबन जो होता है, ठीक है, उसे हम साफ क्यों करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर हो सकता है कि भाई मैग्नीशियम रिबन के ऊपर कुछ लग गया होगा, कुछ धूल मिट्टी लग गई होगी, इसलिए उसको साफ करेंगे। तो ये आपका बिल्कुल सोचना सही है दोस्तों, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। क्यों? अब वो परत क्यों क्या करती है दोस्तों, वो वायु को में जलाने के लिए जो है मैग्नीशियम रिबन को बाधा उत्पन्न करती है। सभी चीज़ें जो है प्रश्न में दी है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हम साफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है, क्योंकि वो वायु में जलाने से जो है मैग्नीशियम रिबन को रोकती है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हम इसका आंसर में लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन वायु के संपर्क में रहता है, जिससे उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम को जलने से रोकती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न आपको क्लियर है। दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है यहाँ पर कि किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, सफेदी करने के लिए। ठीक है, तो पदार्थ का नाम बताना। तो दोस्तों पदार्थ है चूना। ठीक है, चूना आप सभी को पता है, चूना हम हमारे घर में भी लगाते हैं। उसका प्रयोग क्या होता है, सफेदी करने के लिए होता है। लेकिन आप अगर आपको चूना है तो आप भी इसका आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, आपको इसका जो है रासायनिक नाम याद होना पड़ेगा, रासायनिक नाम याद रखना पड़ेगा, जो है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, अगर आप इतना सा याद रख लेते हो तो आपका जो है ये आंसर बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पदार्थ एक्स का नाम क्या है दोस्तों, CaO यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और आप इसे लिख सकते हैं बिना बुझा चूना। अब ये बिना बुझा चूना क्या है दोस्तों, बिना बुझा चूना यानी चूना है, जब आप उसमें पानी मिला देते तो हो जाता है बुझा हुआ चूना। लेकिन अगर आप उसमें पानी नहीं मिलाते, आपके पास सीधा चूना ही है, ठीक है, उसमें आपने कुछ भी नहीं मिलाया, तो वो होता है बिना बुझा चूना, यानी उसे आपने बुझाया नहीं है। ठीक है, बुझाना मतलब होता है कि चूने के अंदर जो, आपको पता है चूने के अंदर अगर आप पानी डालते हैं तो आपका जो बर्तन होता है वो गर्म हो जाता है, यानी वो क्या होता है, वो गर्म होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा अवशोषित होती है उसके अंदर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसके आंसर में एक्स पदार्थ का नाम क्या है, बिना बुझा चूना, और उसका सूत्र है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा आपको पूछा है कि समीकरण एक्स के साथ जल की अभिक्रिया लिखिए। तो भाई सिंपल सा है, चूने का सूत्र क्या होता है तो CaO, उसके साथ हमें मिलाना है जल, तो जल को हम क्या कहते हैं H2O। इसके इक्वल में क्या मिलेगा, आप CaO को उठा लीजिए यहाँ से Ca। ठीक है, और ये O है और ये H है, यानी क्या बन जाएगा आपका OH, और ये बचा हुआ हमारा ये 2। ठीक है, OH2। तो इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी दोस्तों, काफ़ी सिंपल है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कोई सी, ये हमने जो की ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी, जिसमें जो है ऊष्मा अवशोषित होती है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर आप ये भी याद रख लेते, ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। ठीक है, तो आप इतना सा लिख सकते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसमें ऊष्माशोषी, और इसी के विपरीत जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला आपका शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, हम जो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, O2 लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे भाई O2 लेते हैं हम, और हम क्या निकालते हैं दोस्तों, CO2 निकालते हैं। ठीक है, और H2O। ठीक है, सिंपल से आपको लिखना है, हम क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, हम क्या निकलते हैं, CO2 हम निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो O2 होता है वो किससे अभिक्रिया करके CO2 निकालता है, हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज यानी जो एनर्जी है उससे जो है क्रिया करके। ठीक है, तो ग्लूकोज का आपका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है, जिसमें हम मिलाते हैं यानी O2 लेते हैं। ग्लूकोज और O2 जो मिलते हैं तो ये हमें CO2 देते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो जल का निर्माण भी होता है और ऊर्जा ऊष्मा निकलती है। जब आप जो है गैस छोड़ते हैं, जब आप सांस छोड़ते हो तो उसके साथ में जो आप देखिएगा गर्म भाप भी निकलती है, जिसे हम कहते हैं ऊष्मा ऊर्जा।
तो इस प्रकार इसलिए जो है उस शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर क्या कहता है, ग्लूकोज की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाता है, जिससे ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला आपका विस्थापन, द्विविस्थापन। तो ये भी काफ़ी सिंपल है दोस्तों। ठीक है, विस्थापन में आपको याद रखना है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया के लिए मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। चलिए मान लीजिए एक दोस्त है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे सामने और दो दोस्त हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे मित्र हैं, ठीक है, लेकिन ये एक दोस्त क्या करता है, इन दोनों की दोस्ती को तोड़ देता है। ठीक है, हमें इनका नाम भी दे देते 1 2 3। ठीक है, 1 नंबर का दोस्त, 2 नंबर का दोस्त है, 3 नंबर का दोस्त। अब जो है 2 और 3 नंबर के दोस्त काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो आपका 1 नंबर का दोस्त है ये जो है अकेला है। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए इन दोनों में कुछ न कुछ करेगा और जो है 1 नंबर जो 2 नंबर का दोस्त है उसे दोस्ती हटा देगा और ये 1 नंबर जो है 3 नंबर से दोस्ती कर लेगा। तो अब दोस्तों अकेला कौन बचा, 2 नंबर अकेला बचा। तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, जो 1 नंबर था उसने जो है 2 और 3 नंबर के जो दोस्त थे उसमें से 1 नंबर के दोस्त से दोस्ती कर ली, उसे अलग कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या, इसकी ये भी वही है विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई भी हम अभिक्रिया करते हैं, कोई भी, जैसे मैं मान लीजिए नमक और पानी मिला है, ठीक है, और पानी में क्या होता है दोस्तों, H2O हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर हमारा जो नमक है वो हाइड्रोजन को अलग कर देता है और नमक O2 से क्रिया करता है और हाइड्रोजन हमारा अलग निकल जाता है, तो उसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दवाइयाँ गोलियाँ बनाते समय इस प्रकार की अभिक्रिया हमें देखने को मिलती है। तो इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब एक तत्व यहाँ पर उदाहरण में हम देख रहे हैं Zn है और CuSO4 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर Zn क्या कर रहा है, जो CuSO4 का जो एक यौगिक है उससे जो है Cu को अलग कर देता है, ठीक है, और ZnSO4 बना लेता है। तो यह जो अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया करती है। उसी के विपरीत है दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इधर भी BaCl2 दिया है और इधर Na2, यानी 4 का ये कॉम्बो है, लेकिन यहाँ पर Ba क्या करेगा, इसके SO4 से क्रिया कर लेगा और Cl क्या करेगा, Na से क्रिया कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी, यानी जिसमें क्या होता है, 2 अलग अलग परमाणु या आयनों का जो है आदान प्रदान होता है। ठीक है, आप इसे भी काफ़ी सिंपल से याद रख सकते हैं। अगला आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया दोस्तों क्या है, जब आपने देखा होगा कोई भी समीकरण होता है तो क्या परफेक्ट होता है, कोई भी अभिक्रिया की आपने तो उसमें जो है कुछ भी आपका निर्माण होता है। ठीक है, कुछ भी निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें जो है जब 2 विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो एक श्वेत रंग का एक पदार्थ प्राप्त होता है जो कि जल में अविलय होता है, यानी जल में घुलता नहीं है। ठीक है, जब 2 विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो हमें एक श्वेत रंग का पदार्थ मिलता है जो कि जल में अविलय होता है, जिसे जो है जो उस अविलय पदार्थ को जो पदार्थ मिला है उसको क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो इसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, आप इसका जो उदाहरण दे सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला हम देखते हैं 7वां, लोहे को हम पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को तो इसका आंसर पता ही होगा दोस्तों, क्योंकि लोहा जो होता है वायु और आर्द्रता में आकर जो है जंग खा, ठीक है, वो संचारित हो जाता है। ठीक है, आप संचारित लिखो ज़्यादा बेहतर रहेगा, संचारित हो जाता है। ठीक है, तो संचारण से बचाने के लिए हम लोहे को जो है पेंट करते हैं। अगला आपका तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो आर्द्रता रोधी होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है तेल एवं वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ है, यानी आपके मान लीजिए चिप्स जो होते हैं, चिप्स आपने देखे होंगे, वो तेल एवं वसायुक्त होते हैं। ठीक है, उनमें काफ़ी मात्रा में फैट उपलब्ध होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा उनके जो पैकेट आते हैं उसमें हवा भरी रहती है, जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन हवा भरी रहती है। तो क्यों भरी रहती है, क्योंकि दोस्तों वे जो है जल्दी अपचयन ना करे, यानी जल्दी जो है वो खराब ना हो, इसलिए। ठीक है, तो आप सिंपल से लिखिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों में अपचयन की गति को धीमी हो जाती है। ठीक है, वायु रोधी बर्तनों में रखने पर। ठीक है, इसमें काफ़ी कठिन दिया है, लेकिन दोस्तों आप इसमें लिख सकते हैं तेल एवं खाद्ययुक्त वसा पदार्थों में अपचयन की जो गति को धीमी करने के लिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस, ठीक है, नाइट्रोजन काफ़ी कम सक्रिय होती है और ये जो किसी भी पदार्थ के संपर्क में आती है तो उसकी सक्रियन काफ़ी कम कर देती है, उसमें बैक्टीरिया का जो उत्पन्न होता है वो काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलता है, इसलिए जो है अपचयन ना हो सके, इसलिए जो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन जैसी गैस से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। अब दोस्तों वियोजन अभिक्रिया क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक पदार्थ है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पदार्थ से जगह 2 पदार्थ बना रहा हूँ, तो ये मेरी कौन सी अभिक्रिया हुई, वियोजन, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया, एक पदार्थ से 2 बनाए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये 2 पदार्थ ले लेता हूँ और 2 से एक ही पदार्थ बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगी, मेरी संयोजन। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि भाई वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकर्मक टूटकर
विघटित होकर दो अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जो है अध्याय 1 के पूरे 3 अंकों वाले प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। इसके बाहर से आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप पूरे 3 अंकों वाले प्रश्न पढ़ सकते हैं। इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे 4 अंकों वाले प्रश्न आपके सॉल्व करेंगे, जिससे जो आपको पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी अध्याय 1 के, आपको जो कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप इनको प्रश्नों को रट डालिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इन प्रश्नों को पूरी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और मैंने जिस प्रकार से समझा उस प्रकार से आपको याद करना थोड़ा सा सिंपल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के